नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को नया रूप। 3 ब्रिटिश कानूनों में 160 साल बाद बदलाव किया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया बिल। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि नए बदलाव में राजद्रोह की धारा खत्म करने का प्रस्ताव। पहली बार हत्या की कैटेगरी में शामिल हुआ मॉब लिंचिंग। झूठी पहचान बताकर शादी पर 10 साल की सजा और जुर्माना। तीसरी बड़ी खबर, कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर ओवैसी का हमला। सरकार को गैर मामूली ताकत देंगे कानून। ओवैसी ने कहा लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा। चौथी बड़ी खबर, कल मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यह बड़ी खबर है क्योंकि सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 100 करोड़ की लागत से तैयार होगा संत रविदास लोक। पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस का दौरा करेंगे। महीने के आखिर में ग्रीस जाएंगे पीएम। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरे के बीच होगी यात्रा। छठी बड़ी खबर, न्यूज क्लिक के खिलाफ एक्शन की मांग। 255 हस्तियों ने राष्ट्रपति और सीजीआई को मेल लिखा। मेल में न्यूज पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सातवीं बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी लिखकर धार्मिक जनगणना कराने की मांग की है। कहा आजादी के बाद हिंदू घटे, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। आठवीं बड़ी खबर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक लग गई है। दीपेंद्र हुड्डा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक कोर्ट ने रोक लगाई है। कल ही होने थे रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव। नौवीं बड़ी खबर, नूंह में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर रोक बढ़ा दी गई है। 13 अगस्त तक इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर रोक रहेगी। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस सब के बीच में अब जानना जरूरी है कि हमारा कर्टन रेजर क्या है। आज की 5 बड़ी खबरें जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। पहली बड़ी खबर, यूपी पॉलिटिक्स में बेजुबान पर क्यों छिड़ा वाकयुद्ध। योगी अखिलेश के बीच तीखी नोकझोंक हम दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर, भारत माता की हत्या वाले बयान पर आज मीडिया से क्या बोले राहुल गांधी। राहुल की 7 वचन वाली सफाई क्या है, खबर यह भी होगी। तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान के माननीयों को मिलने वाली लग्जरी चुनावी साल में कैसे खुलेगी लॉटरी, जरूर देखेगा। चौथी खबर, 160 साल बाद अंग्रेजों के बनाए कानून में बदलाव हुआ है। नए भारत के नए कानून में क्या है हम बताएंगे। और पांचवी खबर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पोखरण में क्यों है हलचल, ग्राउंड से सीधी रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं फिक्र आपकी में। आज पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आवारा पशुओं के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब कई घरों के बुजुर्ग सड़कों पर निकलने में डर भी रहे हैं। इनमें सांड से होने वाले हमलों की खबरें भी यूपी में के लगभग हर जिले से आ रही हैं। यह अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आज अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब भी दिया। योगी ने कभी शेरो शायरी करके तो कभी आंकड़े गिनाकर बात की। इस खबर को विस्तार से जाने उससे पहले इस जुबानी जंग का एक छोटा सा ट्रेलर। आज भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है। मैं आ रहा हूं ना, तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की। हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं क्या? कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था। हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे, क्या $1 इकोनॉमी बनाओगे आप? हमारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच यह वाकयुद्ध यूं ही नहीं था। इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं हैं जो यूपी में आए दिन किसी ना किसी जिले से आती हैं। आवारा पशुओं के हमलों में कहीं कोई राह चलती महिला घायल हो जाती है, तो कभी सड़क पर किसी बच्चे की मौत हो जाती है। कभी 2 जानवर आपस में लड़ रहे होते हैं और उससे किसी ना किसी राहगीर को खतरनाक चोट लग जाती है।
इसके बाद जानमाल के नुकसान की खबरें स्थानीय अखबारों में छपती हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अब जैसे आजमगढ़ की यह सबसे नई तस्वीर है, जिसमें दो आवारा पशुओं के बीच सड़क पर आपस में लड़ रहे थे और अचानक से एक कार के ऊपर चढ़ गए। कार में सवार लोग दहशत में आ गए। कार में टूट फूट भी हुई। इसके बाद थोड़ी दूर पर एक बाइक सवार भी चपेट में आया और उसे भी चोटें आ गईं। कुछ दिन पहले इसी तरह की एक घटना कौशांबी में हुई। एक किनारे दो जानवर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन कब वो अचानक बीच सड़क पर आ गए, इसका अंदाजा बाइक पर सवार ये दो युवक नहीं लगा पाए और वो घायल हो गए। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। ट्विटर पर तो वो बाकायदा कई दिनों से सांड समाचार चला रहे हैं। योगी सरकार पर उनका आरोप है कि इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। हाल ही में इसके कुछ भयानक उदाहरण भी सामने आए हैं। जुलाई में गोरखपुर में सड़क पर टहलने निकले रिटायर्ड टीचर की आवारा पशु के हमले में मौत हो गई। एक महिला भी जख्मी हुई। जुलाई में ही कानपुर में एक बुजुर्ग महिला को जानवर ने मार डाला। मई में अमरोहा में पशु ने सेना के जवान पर हमला किया, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मई में ही सीतापुर में ऐसे ही हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हुई और जनवरी में हरदोई में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर आवारा जानवर ने हमला कर दिया। चंद मिनट बाद उस किसान ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इन्हीं सब घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा, उनसे सांड सफारी बनाने की मांग कर दी, तो सीएम योगी ने उन पर नंदी वाला पलटवार किया, जिसके बाद अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यूपी विधानसभा से आई ये दिलचस्प पॉलिटिकल रील आपको देखनी चाहिए। कौन सा जिला बचा है जिसमें सांड से जान न गई हो? संभल, सांड के हमले से गई किसान की जान। गोरखपुर, सांड के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु। नेता सदन, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। क्या आपने मदद की इसकी? शिक्षक टकराए, सांड ने टक्कर मारी, मर गया, जान चली गई। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की। हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे आप? वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। हमारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हें बैठो। यकीनन मंदिर में पूजा करते हैं, निसंदेह, लेकिन तब शांत स्वरूप होता है। सड़क पर जो रौद्र रूप होता है उससे कैसे निपटा जाएगा? और खुले घूम रहे हो।
हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन 2019 में हुई 20वीं पशु गणना में पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या 50 लाख से अधिक थी। अकेले पूरे देश में आवारा पशुओं की संख्या 50 लाख से अधिक थी। अकेले यूपी में यह संख्या 2012 में 10 लाख के करीब थी, जो साल 2019 में 12 लाख हो गई। यह आंकड़ा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के हैं। लाखों की तादाद में जानवर अगर सड़कों पर हैं तो उसका खामियाजा आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। तस्वीरें प्रत्यक्ष किम प्रमाण। ये बात और है कि इस पर यूपी में सियासत खूब होती है और समस्या का हल निकालने पर विचार कम होता है। आपने यूपी में सांड पर सियासत देखी, अब आपको यहां का चंद महीने पुराना एक हाई प्रोफाइल मामला बताते हैं, जिसकी गूंज आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी और इसी बहाने एनकाउंटर की 6 साल तक की फाइलें पलटने का आदेश जारी हुआ है। आपको इसी साल 15 अप्रैल को हुआ अतीक अशरफ हत्याकांड याद होगा। प्रयागराज में पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रही थी। उस वक्त 3 बदमाशों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर की यह वारदात मीडिया कैमरों के सामने हुई और इसके बाद अतीक के परिवार वालों ने पुलिस की कार्यशैली और हत्या की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इस मामले में जस्टिस रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। हत्याकांड की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करके कराए जाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सख्त अंदाज में पूछा कि ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही हैं। वो कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं, क्योंकि जेल से एक नेक्सस काम कर रहा है। इसके बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अतीक के मर्डर के वक्त कई पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे, फिर भी कई शूटर आकर मार देते हैं। आखिर ये संभव कैसे हुआ? कोई जरूर अपराधियों से मिला हुआ था। इसके बाद यूपी सरकार से कहा कि वो राज्य में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने जानना चाहा कि इनमें से कितने मामले संदिग्ध पाए गए हैं, उनमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस समय मुकदमे की क्या स्थिति है। कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने इसके साथ ही विकास दुबे एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। यूपी सरकार से जानना चाहा कि इस मामले में गठित जस्टिस BS चौहान आयोग की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर 3 साल पहले हुआ था। साल 2020 में उसे नाटकीय ढंग से मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था। वहां से यूपी STF सड़क मार्ग होते हुए उसे कानपुर ला रही थी। 10 जुलाई को STF की गाड़ी पलट गई। विकास दुबे मौके का फायदा उठाकर भागने लगा। पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया था। कोर्ट में इन सभी मामलों पर दलील देते हुए यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने जानकारी दी कि 183 में से 144 मुठभेड़ के मामलों में क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दाखिल हो चुकी है। सभी जांच CRPC के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ये पूरी जानकारी एक हलफनामे में के तौर पर कोर्ट में दाखिल करे और इसके लिए सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया। अब इस सब के बीच में अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अब खबर उस मुद्दे की जिसे विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला करने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर वार किए। 20 जुलाई से शुरू लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन विपक्ष ने मणिपुर का इशू नहीं छोड़ा। 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी बहस के बाद भी विपक्ष ने मणिपुर से लेकर सरकार की घेराबंदी कम नहीं की है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच पर सवाल खड़े किए। राहुल ने प्रधानमंत्री पर 7 गंभीर आरोप लगाए। मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई, PM मजाक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आग बुझाना नहीं चाहते, वो मणिपुर जलाना चाहते हैं। सेना 2 दिन में हिंसा को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आग बुझाने से मना किया। प्रधानमंत्री मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोले। प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए था। राहुल ने आज फिर उस शब्द की बात की जिसके जरिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी सरकार पर हमले किए थे। हालांकि लोकसभा में बोले गए उनके इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, पर आज राहुल ने फिर से भारत माता की हत्या वाली बात दोहराई और यह बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी ने लोकसभा में जिन शब्दों से अपनी स्पीच खत्म की थी,
आज 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्हीं शब्दों से की। मैं सिर्फ ये वो कह शब्द रहा हूं हैं भारत माता की हत्या। एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में, और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। राहुल के मुंह से निकले इन शब्दों पर 2 दिन से राजनीति हो रही है। बीजेपी ने इन शब्दों को पकड़ लिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार किया। क्या भाषा बोल रहे हैं? पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। सवाल उठे तो आज राहुल ने बताया कि उन्होंने भारत माता की हत्या वाली बात क्यों कही थी, इसके पीछे का मकसद क्या था। मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। कांग्रेस सरकार मणिपुर के जख्म अब सियासी वार पलटवार का टूल बन गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी स्पीच दी, लेकिन राहुल को लगता है इसमें वो बात नहीं जो विपक्ष चाहता था। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। ये राहुल के तर्कश से पीएम मोदी की तरफ पहला तीर था। इसके बाद वार और तीखा किया गया। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कांग्रेस नेता पूरी सियासत में भारतीय सेना को लेकर आए और फिर मणिपुर को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने हमला प्रधानमंत्री मोदी पर किया तो बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं लगाई। किस तरह बीजेपी नेताओं ने राहुल के जवाबों का राहुल के हमले का जवाब दिया, आप इस रील में देखिए। मणिपुर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है। कितना खराब से खराब बोले ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। He has lost Mr. Rahul Gandhi has lost the mental balance. It appears like that. Whatever, because he has not heard the reply, he did not come to house. Intention of opposition was not to do anything with Manipur. They just wanted to disrupt the parliament. नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर मनमोहन जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, ये एक के बाद दूसरे ने पूर्वोत्तर को जलने के लिए छोड़ दिया। अरे श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दीजिए। इस सब के बीच में राहुल गांधी आज बहुत गुस्से में दिखे। दरअसल कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तब उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत तीखे हमले किए, तंज कसे, बार बार चुटकी ली। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री ने राहुल के सबसे बड़े नारे को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने राहुल के सियासी सफर को फेल्ड प्रोजेक्ट बता दिया था। अब सुनिए कल प्रधानमंत्री ने राहुल पर किस तरह वार किए थे। से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है
मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। राहुल गांधी नहीं गुस्से में है, बल्कि पूरा इंडिया अलायंस, INDIA अलायंस गुस्से में है। और इसमें से एक कारण है विपक्षी सांसदों का सदन से सस्पेंशन। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा आज दोनों सदनों में छाया रहा। इंडिया अलायंस ने इसे लेकर संसद भवन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने हाथों में सेव डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन डेंजर लिखे प्ले कार्ड ले रखे थे। इंडिया गठबंधन के नेता नारे लगाते हुए अंबेडकर मूर्ति तक गए। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को कल निलंबित किया गया था। सस्पेंड करने की वजह क्या है और इसका क्या असर होगा, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं अधीर रंजन चौधरी के निलंबन से विपक्षी दल कैसे भड़के हुए हैं। बंद करो। कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी ये संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं उसको तहस नहस किया जा रहा। संसद को एक अंधे कुएं में तब्दील किया जा रहा। एक ऐसा कुआं जिसमें राजा के सिवा कोई नहीं बोलेगा, किसी के नहीं सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे जो इलीगल उनके काम है, बेकानूनी काम जो है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। सस्पेंड करने को अधिकार है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आज चल कर आया था उसको क्यों नहीं किया? और पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के, कांग्रेस के LOP को सस्पेंड कर दिया गया नीरव शब्द बोलने से। नीरव शब्द का जो अर्थ है बंगाल में शांति का मतलब होता है कि हमें सदन में नीरव चाहिए, हमें मणिपुर पे नीरव चाहिए। ये इतने ज्यादा नीरव वर्ड से ग्रसित है कि उन्होंने LOP को सस्पेंड कर दिया। मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। फिर मैं कहता हूं नीरव मतलब होता है साइलेंट। जब भारतीय जनता पार्टी के ओर से ये कहा गया, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा स्पीकर साहब से कि हमारे टाइम में से दे दीजिए, जब अधीर रंजन जी बोले तो गुड़ का गोबर ही किया। ये पहले भी किया, आज भी किया। तो देश ने देखा है कांग्रेस का असली चेहरा। यह मामला अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन की बहस से जुड़ा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से पहले नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी बोले। उन्होंने मणिपुर हिंसा की बात करते हुए प्रधानमंत्री पर कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, क्या कहा हम आपको शब्द नहीं सुना सकते, ना बता सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद उसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गुरुवार को लोकसभा में क्या हुआ था, जिसके बाद अधीर रंजन को निलंबित करना पड़ा। चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। इससे नाराज होकर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त अधीर रंजन की तरफ बढ़े। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को रोका। अर्जुन राम मेघवाल और निशिकांत दुबे भी बीच बचाव में आए। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद बीजेपी सांसद मस्त ने स्पीकर से माफी मांग ली।
लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर चुका था, इसीलिए अधीर रंजन सदन में मौजूद नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा। संसदीय कार्य मंत्री के इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। स्पीकर ने अधीर रंजन मामले की जांच विशेष अधिकार समिति को भेज दी है। समिति की रिपोर्ट आने तक नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी निलंबित रहेंगे। कार्रवाई के बाद अधीर रंजन ने सफाई दी, कहा उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, उनका कहने का एक तरीका है जिसे गलतफहमी हुई है। टेक द बेसलेस चार्जेस एंड देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया। तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, दैट द मैटर ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ श्री अधीर रंजन चौधरी बी रेफर्ड टू कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट टू द हाउस एंड श्री अधीर रंजन चौधरी बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए। एक बड़ी रोचक बात यह है कि जब तक अधीर रंजन चौधरी नहीं बोले थे तब तक सत्ता पक्ष बार बार कह रहा था कि अधीर रंजन को बोलने नहीं दे रहा है, विपक्ष उनको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, और जब वो बोले तो विपक्ष ये कह रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ। क्या विरोधाभास है चीजों में। यह भी दिलचस्प है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि अधीर रंजन चौधरी का बर्ताव माफ करने लायक नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह पूरा विवाद भाषा की समझ की वजह से हुआ है। अधीर रंजन के सस्पेंशन का मुद्दा आज राज्यसभा में भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ से कहा, प्लीज मेरा माइक बंद ना करें। आपसे विनती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमिटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया और वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये अगर वो बहुत अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है बहुत, उस वक्त आप कह सकते हैं ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ जो हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिम्सी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत। अच्छा, उनको कोट करने के चक्कर में इन्होंने भी चीज बोल दी। देख रहे हैं आप, अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता सफाई दे रहे हैं। कल अधीर रंजन की टिप्पणी के बाद जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही अधीर रंजन की बात की। प्रधानमंत्री ने कैसे कटाक्ष किया, गुड़ का क्या बताया, ये सुनिए। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी उदारता थी
कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। कल लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड हुए, तो आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के निलंबन का आदेश आ गया। सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। अधीर रंजन सहित तीनों सांसद विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू भी पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को कांग्रेस और विपक्ष ने मुद्दा इसलिए भी बनाया क्योंकि वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और साथ ही कई पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी हैं, लेकिन अब सस्पेंशन के बाद वो किसी भी संसदीय कमेटी के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। वो ना तो चेंबर में जा सकेंगे, ना इनर लॉबी में और ना ही गैलरीज में जा पाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। इस सब के बीच में अब बात देश के 3 कानूनों की। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये खबर, क्योंकि 160 साल बाद किए जा रहे ऐतिहासिक बदलाव की बात हो रही है। सरकार ब्रिटिश राज में बने इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को नया रूप देने जा रही है। भविष्य के भारत में दंड, अपराध और न्याय के कानूनों की नई परिभाषा तय होगी। सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए इसके बारे में आपको सुनना जरूरी है और समझना भी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए। इनके जरिए कानून बदले जाएंगे तो कई पुराने सेक्शंस खत्म हो जाएंगे, नाम भी नया होगा। इन 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए भेज दिया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके लिए निकाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। यह 1860 में बना था, 1860। क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रक्रिया संहिता का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 करने का प्रस्ताव है। यह 1898 यानी 1898 में बना था, लेकिन 1973 यानी 1973 में इसमें कई बदलाव किए गए थे और बड़े बदलाव थे। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो जाएगा। यह भी 1872 का कानून है। अंग्रेजों के बनाए कानूनों में परिवर्तन के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सरकार जो बदलाव ला रही है इनके बारे में इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि इसी से किसी अपराधी की सजा तय होगी या कोई निर्दोष साबित होगा, अदालती प्रक्रिया तेज होगी, पुलिस जांच की दिशा तय होगी, यानी आप इससे सीधे प्रभावित होंगे। अब आपको उन बड़ी तब्दीलों के बारे में जानना जरूरी है, तो यहां से देखिए। अब आप राजद्रोह की जो धारा है वो खत्म कर दी गई है, लेकिन देश की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर 7 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान धारा 150 में बरकरार है। पहली बार मॉब लिंचिंग हत्या की कैटेगरी में शामिल हुआ है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा डेटा गड़बड़ होता है। दोषियों के लिए 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब तक इस पर कोई ठोस कानून नहीं था। गैंग रेप के मुजरिमों के लिए 20 साल या उम्र कैद का प्रावधान है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के रेप के दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा
मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल सकती है, लेकिन गुनहगार को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। झूठी पहचान बताकर शादी करने पर कठोर सजा होगी। इसके तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी सुनवाई का प्रस्ताव है, जैसे दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी या मेहुल चौकसी वगैरह। चेन और मोबाइल स्नैचरों के लिए भी 10 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह बताया कि इन कानूनों में चेंज की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि ये वो लॉ हैं जो अंग्रेजी हुकूमत ने दंड देने के लिए बनाया था, लेकिन मोदी सरकार न्याय देने के लिए बदलाव कर रही है। मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना, तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हमें कानून लेकर आए। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी, पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी मिलता है। यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। इनके अलावा विधेयक में कुछ ऐसे बदलाव भी प्रस्तावित हैं जो पुलिस की जांच और अदालती प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिसके लिए बिल में एक समय सीमा तय की गई है। मसलन ध्यान से देखिएगा, 0 एफआईआर को 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में भेजना होगा। ये वो एफआईआर होती है जो आप कहीं भी करा सकते हैं। जैसे आपके साथ कोई घटना दिल्ली में हुई और आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो गाजियाबाद में ही आप 0 एफआईआर करा सकते हैं। पुलिस को अब 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। टाइम लिमिट जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट 90 दिन और दे सकती है, यानी कुल 180 दिन के भीतर आरोप पत्र जरूरी होगा। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में कोर्ट को फैसला देना ही होगा। 3 साल तक की सजा वाले मामले में समरी ट्रायल यानी मामले का जल्द निपटारा होगा। माना जा रहा है कि इससे सेशंस कोर्ट में लंबित मुकदमों में 40% तक की कमी आ सकती है। अदालती फैसलों में तेजी लाने के पीछे मकसद यह भी है कि देश के सभी कोर्ट में करीब 5 करोड़ मुकदमे सालों से लंबित हैं। इनमें फौजदारी, दीवानी दोनों तरह के मामले शामिल हैं, जिनके लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। ऊपरी अदालतों में अपील जा रही है, उम्र गुजर जाती है लेकिन फैसले नहीं हो पाते। वैसे आज पेश विधेयकों में कुछ रोचक परिवर्तन भी हुए। तीनों बिल के जरिए कुल 313 बदलाव किए गए हैं। कई धाराएं जो आप अब तक सुनते आ रहे थे, नए कानून में उनका नंबर कुछ और होने वाला है। भारतीय फिल्मों में मौत की सजा के लिए अक्सर आपने जज साहब को कहते सुना होगा कि ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन नए प्रावधान में के अमल आने में आपको कुछ और सुनाई देगा। भारतीय न्याय संहिता में धारा 302 के तहत हत्या नहीं बल्कि स्नैचिंग का अपराध होगा। हत्या की धारा 302 के बजाय 101 होगी, जबकि हत्या के प्रयास की धारा 307 नहीं 107 होगी। बलात्कार की धारा 376 नहीं महज 2 अंकों की 63 होगी। लेकिन अब इस सबसे इधर एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनावी रण, हिंदू वोट का प्राण। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में करीब 3 महीने का वक्त बाकी है। चुनावों से पहले प्रदेश की पॉलिटिक्स में 4-5 मुद्दे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हिंदू वोट बैंक, हनुमान भक्त, धर्म चौपाल, बाबा दरबार और कथा आयोजन। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच एक दूसरे को सबसे बड़ा हिंदू बताने की होड़ चल रही है।
कांग्रेस की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को हम आगे डिकोड करेंगे। पहले आपको बता दें कि हिंदू वोट बैंक के खेल में फ्रंट फुट पर खेलते हुए बीजेपी ने पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के सागर का दौरा करने वाले हैं। यहां पीएम संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 100 करोड़ की लागत से महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर संत रविदास लोक का निर्माण होगा। 12 एकड़ में बनने वाले स्मारक का 3D मॉडल सामने आ गया है। कल पीएम मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में संतों का समागम होगा। आयोजन में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिवराज सरकार के मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सीएम शिवराज गुरुवार को सागर पहुंचे। समारोह स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। संत रविदास जी के मंदिर और स्मारक के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया। संत रविदास के जरिए हिंदू और खासकर दलित वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी के बाद 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से हिंदू वोट बैंक पर जोड़ तोड़ की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस ने 180 डिग्री टर्न लेते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व से अब हार्ड हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार सजाया। अब कांग्रेस ने हिंदुत्व के अपने संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए धर्म चौपाल की शुरुआत की है। कांग्रेस की धर्म चौपाल का मकसद क्या है, हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने की कोशिश में लगे कमलनाथ का अगला धार्मिक स्ट्रोक धर्म चौपाल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ ने भोपाल से मंदिरों पर धर्म चौपाल की शुरुआत की है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में चौपाल लगाई जाएगी। धर्म की बात गांव के साथ के मंत्र के साथ पार्टी का मकसद खुद को हिंदू हितैषी के तौर पर जनता के सामने पेश करना है। धर्म चौपाल के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कमलनाथ सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ सरकार आई तो मठ मंदिरों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। कांग्रेस बताना चाहती है कि वो सनातन धर्म को पूजने वाली पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और इस बार कांग्रेस सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व की राह पर है। धर्म की बात लोगों के साथ, इस तरह के कार्यक्रम के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आज धर्म चौपाल की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। धर्म चौपाल के जरिए कांग्रेस के टारगेट पर निमाड़ मालवा का इलाका है। यहां विधानसभा की कुल 66 सीटें हैं। चुनावी ट्रेंड देखें तो इलाके में बढ़त बनाने वाली पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है। सत्ता में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना जरूरी है। इसके अलावा भोपाल और उसके आसपास की 20 से 25 सीटें भी कांग्रेस के फोकस पर हैं। हालांकि निमाड़ मालवा की जंग में गृह मंत्री अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को प्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर शिवराज सरकार के मंत्रियों का कहना है कि चुनावों में ही कांग्रेस को हिंदुओं की क्यों याद आती है। कांग्रेस को जब चुनाव आते हैं तो धर्म याद आता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये वही कमलनाथ जी जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। इस तरह से केवल चुनावी हिंदू बनने से जनता को भी गुमराह नहीं कर सकते और भगवान को भी गुमराह नहीं कर सकते। प्रदेश में जो सियासी बयार बह रही है उससे एक बात तो साफ है कि इस बार चुनावी एजेंडा सॉफ्ट नहीं हार्ड हिंदुत्व होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से किस तरह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पर जोर है, अब ये भी जान लीजिए। जरा देखिए जो आपके सामने हम फैक्ट्स लेकर आए हैं। कांग्रेस ने पुजारियों को लेकर मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया तो बीजेपी सरकार ने श्री रामचंद्र गमन पथ न्यास का गठन किया है। कांग्रेस 230 विधानसभा
क्षेत्र में धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी। वहीं शिवराज सरकार महाकाल कॉरिडोर समेत अन्य मंदिर कॉरिडोर को जनता के बीच गिनाएगी। बूथ लेवल पर कांग्रेस कथाएं कराएगी, जबकि बीजेपी के नेता और मंत्री भी इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम करवा रहे हैं। यानी वोट युद्ध से पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच धर्म युद्ध छिड़ा हुआ। सोचिए जरा। अब राजस्थान चलते हैं, जहां लाल डायरी के बाद विधायकों के लग्जरी फ्लैट्स जो हैं वो चर्चा में। राजधानी जयपुर में बने ये आलीशान फ्लैट्स हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 160 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। कल सीएम अशोक गहलोत इस आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक चुनावों के बाद ही विधायकों को फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। यानी अशोक गहलोत का साफ संदेश है कि चुनाव में पूरा जोर लगाओ, जीत कर आओ और इनाम के तौर पर लग्जरी फ्लैट्स का तोहफा पाओ। चौबीस 1,160 वर्ग मीटर जमीन पर 160 लग्जरी फ्लैट्स विधायकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। यहाँ क्लब हाउस है, जिम है, स्विमिंग पूल है और हाईटेक सुविधाएं हैं। बिल्डिंग में एंट्री से लेकर फ्लैट के अंदर तक सब कुछ बेहद आलीशान है। ये फ्लैट अंदर से कैसे दिखते हैं, हमारे संवाददाता ध्वज आर्या आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 4 बेडरूम का लग्जरी अपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है, यहाँ पर जो है जो भी एमएलएज होंगे उनका पीए यहाँ बैठेंगे और उनके साथ साथ में ये वेटिंग एरिया है और उसके साथ साथ में ये ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। टीवी लगा है और ये जो फ्रिज लगा हुआ है और ये आलीशान सोफ़ा जो है। सबसे बड़ी बात है कि लग्जीरियस का पूरा ध्यान रखा गया है। लग्जीरियस का ध्यान रखते हुए ये बेडरूम तैयार किए गए, ये फ्लैट तैयार किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो बेडरूम है उसके बाद में दूसरा बेडरूम है और उसके बाद में तीसरा बेडरूम है। ये 4 BHK का ये अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट है और शहर के बीचों बीच और विधानसभा के पास। ये आप देख सकते हैं, ये भी मास्टर बेडरूम है। एक टीवी लगा हुआ है और यहाँ पर जो टेक्सचर है और जो पेंट है उसका ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है। ये नेचुरल लाइट का भी ध्यान रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और ये बालकनी है। ये बालकनी यहाँ से बाहर निकलकर ये ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं। हमने सबसे पहले आपको फ्लैट्स की सबसे लग्जरी चीजें दिखाई। हालांकि फ्लैट के अंदर ही नहीं, बिल्डिंग की एंट्री भी बेहद शानदार ढंग से डिजाइन की गई है। एक बिल्डिंग का पोर्च एरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये पोर्च एरिया है, यहाँ पर जो है तमाम जो एमएलए आएंगे और उसके बाद में एंट्री यहाँ से करें। कोई भी मिलने वाला विजिटर उनके पास आएगा तो यहाँ से एंट्री करेगा। ये रिसेप्शन एरिया है और आप देख सकते हैं कितना आलीशान और कितना शानदार ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर अगर जीत के आएंगे तो फ्लैट मिलेगा, वोट भी जनता का और फ्लैट बना भी किसके पैसे से है, समझ गए होंगे आप। खैर, आज से कई साल पहले पोखरण में एक शब्द बोला गया था और पूरी दुनिया भारत के सामने झुक गई थी। वो शब्द था बुद्धा इज लाफिंग या बुद्धा इज स्माइलिंग। आज पोखरण में जो हुआ है, एक बार फिर पूरी दुनिया भारत को देख रही है। जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है। आगे हम आपको पोखरण में युद्ध अभ्यास की पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं। यकीनन इसे देखकर देश के दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। 15 अगस्त से बस चंद रोज पहले पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक भारतीय सेना शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और उसका गवाह बना TV9 भारतवर्ष। ऐसे में आज आपको हमारी जाबाज रिपोर्टर अंजू निवाण की पोखरण से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ये है राजस्थान का पोखरण फायरिंग रेंज। यहाँ आज पल भर में दुश्मनों को ध्वस्त करने वाली भारतीय सेना की शक्ति दिखी। इस वक्त ठीक मेरे पीछे जो आप व्हीकल देख रहे हैं, जो हथियार देख रहे हैं, ये BMPs हैं, बख्तरबंद गाड़ियां
जो जवानों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेकर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये फायरिंग करती हैं तो 4 किलोमीटर तक के दायरे को कवर कर सकती हैं और दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती हैं। इस जंगी अभ्यास में जब भीष्म टैंक ने टारगेट को तबाह किया और अपनी ताकत का सबूत पेश किया तो गौरव का ये पल TV9 के कैमरे में भी कैद हुआ। हमारी रिपोर्टर ने भी राजस्थान के रेगिस्तान से देश की ताकत का एहसास कराने वाले इस आधुनिक टैंक का जायजा लिया। शेर की तरह दहाड़ रहा है हिंदुस्तान का भीष्म T90 टैंक और इस वक्त हम उसी के ऊपर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये टैंक कैसे चलता है। ये जो इसके सामने जो गन लगी हुई है 125 mm की ये गन है और करीब 5 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर कर सकती है। भीष्म टैंक, जिसे T90 टैंक भी कहते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात है। पोखरन फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान भीष्म के साथ स्वदेशी अर्जुन टैंक्स का भी एक्शन देखा। भारतीय सेना के बेड़े में अर्जुन जैसा शक्तिशाली टैंक है जो हर हाल में युद्ध भूमि में दुश्मन को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हो चला है और यहाँ पर हमारे ये जवान ड्यूटी कर रहे हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी पर जवानों की ये तस्वीर आपने इससे पहले किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। अर्जुन टैंक के ऊपर इस वक्त हम मौजूद है। अर्जुन जो कि महाभारत का वो किरदार था जिसने कौरवों की सेनाओं को पूरी तरीके से हराया था। और इस वक्त हम अगर इस इलाके की बात करें तो बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर है। ऐसे में हमारी ये टैंक्स देश के लिए रक्षा तो इनकी ये रक्षा तो करते ही है, साथ ही साथ इनको चलाने वाले जो शूरवीर हैं उनके भी जज्बे को ये पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। और अब देखते हैं टॉप 9। नो हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कई बार हेट स्पीच देने की वजह से हिंसा हुई। कोर्ट ने कहा सभी समुदायों को होना चाहिए जिम्मेदार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा 2024 में हो जाएगा सफाया। विपक्षी एकता से डर गई है बीजेपी। दिल्ली में निकाली गई हर घर तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को किया रवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल। झारखंड में ईडी ने प्रेम प्रकाश को किया गिरफ्तार। पीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी। जालसाजी कर जमीन खरीद बिक्री करने का आरोप। ईडी ने प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद की थी। आगरा में फिल्म ओ माई गॉड 2 के विरोध में हुआ प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। कहा आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के नेता अनुज चौधरी की हत्या। 3 बदमाशों ने घेर कर मारी गोली। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शिमला के चौपाल में दलदल में फंसी बच्ची स्कूल जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने निकाला। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड। शिमला कालका नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। यातायात के लिए बंद किया गया। अहमदाबाद में सड़क हादसे में 10 की मौत। हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे जा भिड़ा टेम्पो। मरने वालों में 3 बच्चे 5 महिलाएं।